एजोकेमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से वेलकम है। और पिछले क्लास में हम आपसे बात कर रहे थे कि फर्स्ट आर्डर और जीरो आर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उनके रेट इक्वेशन क्या होते हैं। हालांकि चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल लास्ट में इकट्ठे हम देखेंगे। और अभी आज की क्लास में आपसे हम बात करने वाले हैं सेकेंड आर्डर रिएक्शन के बारे में और फिर थर्ड आर्डर रिएक्शन के बारे में। तो जैसे यहाँ पे सिंपली हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं। बाय द वे रिएक्शन ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रोडक्ट। हम इसी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम ये माने कि ये रिएक्शन सेकेंड आर्डर का है, अगर हम इस रिएक्शन को सेकेंड आर्डर रिएक्शन माने, या कौन सी कंडीशन में यह रिएक्शन सेकेंड आर्डर रिएक्शन होगा, तो सेकेंड आर्डर रिएक्शन। तो यह रिएक्शन सेकेंड आर्डर का कब होगा, तो इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखते हैं। और रेट लॉ लिखने का तरीका आपको पता है आर्डर के टर्म में। तो बाय द वे इस रिएक्शन का रेट लॉ हो जाएगा आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन बी पावर वाई इंटू कंसंट्रेशन सी पावर जेड। अब इसमें ये एक्स वाई जेड इसके बारे में आप समझते होंगे, जरा ध्यान दें आप। आपको ये पता है कि वाकई में किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है, वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जिस पावर पर डिपेंड करती है, उसी पावर को उस रिएक्टेंट का आर्डर हम बोलते हैं। तो इस तरीके से जो यक्स हमने लिखा है ए की पावर के रूप में, वो यक्स ए का आर्डर है, वाई बी का आर्डर है और जेड सी का आर्डर है। ये चीजें तो अभी फिलहाल हमको मिली। अब आप ये समझें कि अगर ये रिएक्शन सेकेंड आर्डर का है, तो रिएक्शन सेकेंड आर्डर का कब होगा, जबकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टू। ये एक्स वाई और जेड का जो समेशन होगा, जो योगफल होगा, अगर वो 2 है तो तभी हम बोलेंगे रिएक्शन सेकेंड आर्डर का है। क्योंकि रिएक्शन के आर्डर के बारे में एक चीज आप और भी जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हैं, उन सारे रिएक्टेंट के आर्डर का जो समेशन होगा, योगफल होगा, वो ओवरऑल रिएक्शन का आर्डर होता है। तो इसी कंडीशन में ये रिएक्शन सेकेंड आर्डर का होगा। अच्छा, कितनी सारी पॉसिबिलिटी यहां से बन सकती थी उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। तो यहां से जो पॉसिबिलिटी बनती थी, सबसे पहली पॉसिबिलिटी, तो पहली पॉसिबिलिटी ये बनती थी क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ओवरऑल एक्स वाई जेड, ओवरऑल एक्स वाई जेड का जो समेशन होगा वो 2 होना चाहिए, तभी रिएक्शन सेकेंड आर्डर का होगा। तो पॉसिबिलिटी कितनी बनती है वो हम देखने वाले हैं। तो रिएक्शन में सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो बनेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन बी पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन सी पावर 0। आप ये मानते होंगे कि यहां पे ए के ऊपर जो पावर है 2 है, यहां पे ए के ऊपर पावर यक्स थी, तो कुल मिला के यक्स इक्वल टू 2 है, यहां पे वाई इक्वल टू 0 है और जेड इक्वल टू भी 0 है। तो ये पहली कंडीशन बनी तब जबकि रिएक्शन सेकेंड आर्डर का होगा। अच्छा, यहां से दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए पावर 0 कंसंट्रेशन बी पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन सी पावर 0। अभी भी रिएक्शन सेकेंड आर्डर का है, क्योंकि अभी भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती थी, तीसरी कंडीशन हो सकती है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए पावर 0 कंसंट्रेशन बी
इंटू कंसंट्रेशन C पावर 2। आप देखेंगे रिएक्शन अभी भी सेकेंड ऑर्डर का है। क्यों? क्योंकि अभी भी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 है। अगली पॉसिबिलिटी जरा हम देख लेते हैं। यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A पावर 1 इंटू, हालांकि पावर 1 लिखने का कोई मतलब होगा नहीं, लेकिन आपका ध्यान जाए उसके नाते हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन B पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन C पावर 0। रिएक्शन अभी भी सेकेंड ऑर्डर का ही है। अगली पॉसिबिलिटी आप समझते होंगे। अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A पावर 0 कंसंट्रेशन B पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन C पावर 1। रिएक्शन अभी भी सेकेंड ऑर्डर का है। या यह भी पॉसिबल था। एक पॉसिबिलिटी और बच रही है, वो भी देख लेते हैं। तो यहां से यह भी पॉसिबल था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन B पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन C पावर 1। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन का जो रेटला होगा वो इतने तरीके पॉसिबल हैं कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का रहे। ये समझते होंगे आप। और अभी जस्ट आपसे हम ये बात करने वाले हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो वेलोसिटी इक्वेशन होता है वो क्या होता है, या फिर अच्छा देख लेते हैं। जैसे बाय द वे कोई सिंपल रिएक्शन हमारे पास ये है। और हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टर के बारे में जरा बात करने वाले हैं। हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टर के बारे में जरा बात करने वाले हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो एक चीज आप जानते हैं कि पहली बात तो आपको यह मिली कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के सेकेंड पावर पर डिपेंड करता है। ये चीज आपको मिली। फिर आप दूसरी बात ये भी जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हो। फिर आप यह भी जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में वो लगातार बहुत तेजी से घटता है। अच्छा, तेजी से घटने का मतलब क्या हो गया? आप ये समझते हैं कि सेकेंड, ये बड़ी बात आप समझ लें, आप ये समझते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के सेकेंड पावर पर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर 2 मीन्स अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम 2 गुना कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 पावर 2 टाइम्स मीन्स 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हम 3 गुना कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना बढ़ेगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम 4 गुना कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 16 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे आप ये समझें कि सेकेंड ऑर्डर में क्या हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन इंक्रीज के साथ में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपने शायद इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन डिक्रीज के साथ में उतनी ही तेजी से डिक्रीज भी होगा। जैसे बाय द वे अगर किसी भी रिएक्शन में हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1/2 कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। या कुछ टाइम के बाद अगर कंसंट्रेशन 1/3 हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन 1/9 हो जाएगा। मींस जितनी तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है यहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के साथ में, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही तेजी से घटेगा भी। तो अभी हम आपसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वेलोसिटी इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन।
तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी इक्वेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई सिंपल रिएक्शन हम ले लेते हैं। बाय द वे हमने रिएक्शन लिया A इक्वल टू B, और जैसा कि लगातार हम दो कंडीशन देख रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन मीन्स T इक्वल टू 0 पे, और बाद में देखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल का मतलब हो गया T इक्वल टू 0, ये समझते हैं आप, और फाइनल का मतलब हो गया रिएक्शन के T टाइम के बाद, तो T इक्वल टू T। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि रिएक्शन के स्टार्ट में A की इनिशियल कंसंट्रेशन थी स्मॉल a मोल पर लीटर, और B 0, क्योंकि कोई भी बना नहीं है, T इक्वल टू 0 है तो। और रिएक्शन के T टाइम के बाद A रिएक्टेंट है, तो A की कंसंट्रेशन स्मॉल a हमने लिया था, तो A की कंसंट्रेशन खर्च ही होगी ना कुछ, तो A की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज, अगर बाय द वे ये है, A की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर T टाइम के बाद इतनी बची है, तो ये यक्स खर्च हुआ है, A में से यक्स खर्च हुआ, A माइनस एक्स बचा है, तो ये फिर यक्स बन जाएगा। तो ये टर्म आप समझते हैं। A क्या है, स्मॉल a, ये रिएक्टेंट A की इनिशियल कंसंट्रेशन है, A माइनस एक्स क्या है, रिएक्टेंट की ही फाइनल कंसंट्रेशन है, 0 क्या है, प्रोडक्ट B की इनिशियल कंसंट्रेशन है, और यक्स प्रोडक्ट B की फाइनल कंसंट्रेशन है। तो ये टर्म आप समझते हैं, और यहां से हम सीधे वेलोसिटी इक्वेशन पे चलते हैं। तो वेलोसिटी इक्वेशन हमको क्या मिलेगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का वेलोसिटी इक्वेशन होता है, हालांकि इंटीग्रेशन से मिलता है, जानते हैं आप, फार्मूला बशर्ते आप याद रखेंगे, तो k इक्वल टू 1/T इंटू यक्स अपान a इंटू a माइनस यक्स। ये तो याद रखें आप, k इक्वल टू 1/T इंटू यक्स अपान a इंटू ए माइनस एक्स, और इसमें सारे टर्म आप पहचानते हैं। k क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, वेलोसिटी कांस्टेंट है, t टाइम है, और यक्स क्या है, यक्स पे जरा फोकस करें आप, ये स्मॉल a और a माइनस यक्स दोनों आप पहचानते हैं। स्मॉल a क्या है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है स्मॉल a, बाय द वे न्यूमेरिकल में रहेगा आपको मिलेगा, और a माइनस यक्स क्या है, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन है, और यक्स क्या है, यक्स कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज है। ये बात समझे आप, इसमें सारे टर्म हम लिख भी देते हैं एक बार। तो इसमें k इक्वल टू आप पहचानते हैं, k इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट यक्स कंसंट्रेशन a इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और a माइनस एक्स ये है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप रिएक्शन से देख सकते हैं, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर हम यहाँ पे, हालांकि उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, अगर हम यहाँ पे आपसे ये बात करें कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो किसी भी रिएक्शन के, वो चाहे जीरो ऑर्डर का हो, फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, तो किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए हमने आपको सिंपल तरीका बताया था, वो यहाँ पे फिर से हम रिपीट कर देते हैं। तो यूनिट इक्वल टू क्या होगी, मोल अपान लीटर पावर
1 माइनस n इंटू सेकंड इनवर्स। तो n क्या है? n इक्वल टू आर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम ये, चूंकि रिएक्शन हमारा सेकंड ऑर्डर का है, तो n के बदले में हम 2 रखेंगे। तो यूनिट हम निकालते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट की, मींस k की यूनिट। तो यूनिट ऑफ k वेलोसिटी कांस्टेंट है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो वैल्यू यहां पे हम रखने वाले हैं, क्या मिलेगा? मोल अपान लीटर पावर 1 माइनस 2 इंटू सेकंड इनवर्स। तो सिंपल में आप समझते हैं ये पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? पावर -1 हो जाएगी। और पावर माइनस वन होने का मतलब क्या हो गया? वैल्यू हमको मिल गई लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। ये तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट हमको मिली। अभी हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जाम्पल में ये देखें आप, जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को हम हीट दें तो हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट हो जाएगा किस में? हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन वेपर में। तो रिएक्शन ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होने का मतलब क्या है? मीन्स यहाँ पे जो ये बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन के किस पावर पे? सेकेंड पावर पे डिपेंड करती है। अभी जरा हम किसी दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जो एस्टर होते हैं, एस्टर की किसी भी कास्टिक बेस से जब क्रिया होती है, कास्टिक बेस का मतलब आपको पता है, कास्टिक सोडा मीन्स NaOH या कास्टिक पोटास KOH। तो ये मेथिल एसीटेट है, ये रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ में, कास्टिक सोडा के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये। और रिएक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा, बनेगा CH3COONA, इसको आप पहचानते होंगे, सोडियम एसीटेट है ये, और साथ में बन जाएगा मेथिल एल्कोहल, तो प्लस CH3OH। तो इसमें भी देखा यह गया है बाय एक्सपेरिमेंट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के और NaOH की कंसंट्रेशन के सेकंड पावर के, फर्स्ट पावर के। तो देखा यह गया है कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो मेथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के और NaOH की कंसंट्रेशन के भी फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो CH3COO मेथिल एसीटेट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड करेगा और NaOH की कंसंट्रेशन के भी फर्स्ट पावर पर ही डिपेंड करेगा। ये तो रिएक्शन फर्स्ट पावर इसका और फर्स्ट पावर इसका, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड है। और जरा आगे हम देख लेते हैं। अगली बार ये रिएक्शन ध्यान दें आप, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये, इसका हम फिर से, इसका भी हम थर्मल डिसोसिएशन जब करेंगे
तो क्या बनेगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा SO2 गैस में और फिर ऑक्सीजन गैस में। और यहाँ भी बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट मीन्स SO3 की कंसंट्रेशन के सेकेंड पावर के। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल देखे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और अभी जरा आपसे हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम यहां पे कोई सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं। फिर से रिएक्शन हमने लिया, फिर से वही सिंपल रिएक्शन हम ले रहे हैं, A इक्वल टू B। तो इनिशियल फाइनल सारी चीजें आप जानते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन और यहां पे बाद में फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, T इक्वल टू 0 और यहां पे T इक्वल टू T। बाकी चीजें भी आप समझते हैं। कंसंट्रेशन A ये 0 बाद में घटेगी, A माइनस यक्स हो गया बाय द वे, और ये यक्स हो गया। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का वेलोसिटी इक्वेशन क्या होगा वो जरा देखें आप। तो हमको मिलेगा K इक्वल टू 1/2T इंटू यक्स इंटू A माइनस 2A माइनस यक्स अपान A स्क्वायर इंटू A माइनस यक्स का होल स्क्वायर। इसमें देख लेते हैं टर्म क्या क्या है। तो K आपको पता है, यहां लिख देते हैं K इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट T इक्वल टू टाइम, यक्स पता है आपको कंसंट्रेशन चेंज, A इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और A माइनस एक्स ये फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बाय द वे आपको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है तो यही फार्मूला वहां पे काम करेगा, जो कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का वेलोसिटी इक्वेशन भी है। अच्छा, इसके पहले आपने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का वेलोसिटी इक्वेशन देखा था। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे अगर कोई न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो वो फार्मूला काम करेगा। और वो फार्मूला क्या था एक बार हम रिपीट भी कर देते हैं। वो फार्मूला आपने शायद लिखा होगा, K इक्वल टू 1/T इंटू यक्स अपान A इंटू A माइनस यक्स। ये था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, ये जो हमने बोला अभी, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का वेलोसिटी इक्वेशन है। और अभी फिलहाल एक चीज आप ये जानते रहेंगे, इंटरमीडिएट के सिलेबस में ये सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। हम रिपीट कर देते हैं, इंटरमीडिएट के सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। मीन्स आपसे जो न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में वो केवल और केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही होंगे। ये चीज आप ध्यान में रखें। और अभी हम सीधे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें
जैसे ये रिएक्शन पे ध्यान दें आप, 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3, ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का है। या दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो ये रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 2CO प्लस O2 इक्वल टू 2CO2, ये रिएक्शन भी थर्ड ऑर्डर का है। या अगर हम फिर से देखें तो SnCl2 प्लस 2FeCl3 इक्वल टू SnCl4 प्लस 2FeCl2, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर हम इनके रेट इक्वेशन लिखें तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SO2 कंसंट्रेशन बाय एक्सपेरिमेंट मिला है ये, क्योंकि आइडर हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही मिलता है। तो SO2 कंसंट्रेशन पावर 2 इंटू O2 कंसंट्रेशन पावर 1, तो पावर 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर इस रिएक्शन के लिए हम देखें तो यहाँ से क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन पावर 2, सेकेंड पावर पे डिपेंड करेगा, इनटू O2 कंसंट्रेशन पावर 1। या अगर हम इस लास्ट रिएक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आप समझते होंगे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SnCl2 कंसंट्रेशन पावर 1, लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जानते हैं आप, इनटू FeCl3 कंसंट्रेशन पावर 2। तो ये रिएक्शन भी क्या है, ये रिएक्शन भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये चीज़ें आप समझते हैं। और अभी बिल्कुल लास्ट में एक टॉपिक आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर का बाय द वे लास्ट टॉपिक भी है, और उसके बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं, और वो है सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आप याद रखें, हमने आपसे पहले भी बोला था कि रिएक्शन के आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी बराबर हो सकते हैं। तो सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्शन के आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर ना हो। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आर्डर कुछ अलग हो, मॉलिक्यूलरिटी कुछ अलग हो, ऐसे सारे रिएक्शन को हम बोलते हैं सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम कुछ रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये आपको पता है H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। इस रिएक्शन में क्या है, मॉलिक्यूलरिटी आप देख रहे हैं, तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 2 है, जो कि आपको रिएक्शन से ही मिल जाती है। लेकिन हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन का रेट न तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे न तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो रिएक्शन का जो आर्डर है वो कितना है, आर्डर इक्वल टू 0। तो आपने ध्यान दिया कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कुछ अलग है, आर्डर कुछ अलग है। तो रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इसमें जैसे आपने इसका नाम सुना होगा, अमोनियम साइनेट NH4 CnO, ये कन्वर्ट होता है किस में, यूरिया में। यूरिया में अमोनियम साइनेट यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी तो आपको साफ नजर आ रही होगी, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है।
तो मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू 1। लेकिन रिएक्शन का जो आर्डर है वो तो एक्सपेरिमेंट से मिलता है, और देखा यह गया है कि इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो अमोनियम साइनेट की कंसंट्रेशन के सेकंड पावर पर डिपेंड करता है, और रिएक्टेंट के सेकंड पावर पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप समझते हैं आर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम किसी तीसरे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें। और ये एग्जाम्पल आपको पता होगा, एसीटेट की हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे बाय द वे मेथिल एसीटेट है, एस्टर है, ये मेथिल एसीटेट है, इसकी हाइड्रोलाइसिस हो रही है, और हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बन जाएगा, CH3COOH एस्टिक एसिड प्लस मेथिल एल्कोहल CH3OH। और इस रिएक्शन में आपने शायद ध्यान दिया, इस रिएक्शन में क्या है, मॉलिक्युलरिटी 2 है ना, मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल H2O का, तो मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू 2। मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू 2, लेकिन आर्डर कितना है यहाँ पे, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा, आपको शायद याद भी होगा कि H2O यहाँ पे एक्सेस में होता है हाइड्रोलाइसिस में, तो H2O का आर्डर 0 हो गया। तो ये जो मेथिल एसीटेट है इसका आर्डर फर्स्ट होता है, इसी का आर्डर पूरे रिएक्शन का आर्डर हो जाएगा। तो जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे यहाँ पे, इन सब में क्या है, इन सब में आर्डर और मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी और आर्डर की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी और आर्डर की वैल्यू डिफरेंट है। तो ऐसे जितने भी रिएक्शन होते हैं जिसमें आर्डर और मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू सेम ना हो, ऐसे रिएक्शन को ही हमेशा हम बोलते हैं सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक टर्म आपको और मिलेगा, वो समझें आप। सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में आप समझ गए हैं। अब आपसे हम बात करने वाले हैं, इसी में है, वो है सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है, तो ये देखिए आप, ये सीडो मॉलिक्यूलर या सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो भी है, यह सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का ही टाइप है, ये इसका ही टाइप है। लेकिन इसमें होना क्या है पता है, तो ऐसे जितने भी रिएक्शन हैं जिसमें आर्डर इक्वल टू 1 लेकिन मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहे, तो ऐसे सारे रिएक्शन को हम बोलते हैं सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये समझते हैं ना। अच्छा, इन तीनों रिएक्शन में जरा खोजें आप। सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन मीन्स ये सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो सभी हैं, क्योंकि सब में मॉलिक्युलरिटी आर्डर की वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इस थर्ड रिएक्शन पे ध्यान दें, तो इस थर्ड रिएक्शन में क्या है, तो इस रिएक्शन पे आपने शायद ध्यान दिया, इस रिएक्शन में क्या, अच्छा बाकी सारे रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी आर्डर की वैल्यू बराबर नहीं है, तो सब के सब सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गए। लेकिन लास्ट वाले रिएक्शन पर, ये थर्ड रिएक्शन पे आपने शायद ध्यान दिया होगा, जैसा कि हमने सीडो मॉलिक्यूलर नहीं बल्कि सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में हमने आपसे बोला। अच्छा, दोनों अलग टर्म है, सीडो मॉलिक्यूलर और सीडो यूनिमॉलिक्यूलर। तो सीडो यूनिमॉलिक्यूलर के बारे में आपसे हम बात कर रहे थे, और इसमें हमने बोला भी आपसे एक लाइन में कि इसमें रिएक्शन का आर्डर 1 होता है और मॉलिक्युलरिटी 1 से ज़्यादा होती है। तो थर्ड रिएक्शन पे जरा फोकस करें आप, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आर्डर 1 है, जैसा कि सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में होता भी है, आर्डर 1 है लेकिन मॉलिक्युलरिटी 1 से ज़्यादा है। तो ये रिएक्शन, ये लास्ट वाला रिएक्शन क्या है, ये लास्ट वाला रिएक्शन है सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये चीज़ें आप समझते होंगे। तो सारे रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, लेकिन लास्ट वाला जो है वो सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो है ही है,
क्योंकि मालिकुलरिटी आर्डर की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन साथ में सीडो यूनी मालिकुलर रिएक्शन भी है जिसकी कंडीशन आप जानते हैं, आर्डर 1 हो और मालिकुलरिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। समझते हैं ना? तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है और हम अगले वीडियो में चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। और उसके पहले बेहतर होगा कि आप चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं, जितनी भी थ्योरी है, वो आप तैयार रखें, क्योंकि बिना थ्योरी के, बिना फार्मूले के आपको चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपसे हम चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।